नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मेरे यानी अंकुर पांडे के साथ करेंगे खबरों पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी झारखंड में 16,800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में करी पूजा अर्चना। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश का तांडव। महाराष्ट्र में 83 और गुजरात में 63 की मौत। एमपी में भी बिगड़े हालात। नोएडा में बिजली कनेक्शन देने में गड़बड़ी पर एक्शन में योगी सरकार। 3 इंजीनियरों को किया बर्खास्त। राष्ट्रपति चुनाव के लिए शिवसेना का बड़ा फैसला। इस उम्मीदवार को समर्थन देगी पार्टी। और गोवा के बाद उत्तराखंड में हलचल। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने छोड़ी पार्टी। हरक सिंह रावत के घर हुई बैठक। और अब खबरों पर बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड का दौरा करेंगे और इस दौरान वो झारखंड में 16,800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में बाबाधाम देवघर पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा समेत अन्य तैयारियों की समीक्षा की है। पीएम मोदी ने सोमवार को सिलसिलेवार ट्वीट्स में कहा कि मैं कल झारखंड और बिहार में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। दोपहर में मैं देवघर पहुंचूंगा, जहां मैं 16,800 रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करूंगा। प्रधानमंत्री एम्स देवघर में इन पेशेंट विभाग और ऑपरेशन थिएटर सेवाएं राज्य की जनता को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप एम्स देवघर में आईपीडी और ओटी सेवाओं का उद्घाटन किया जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ से ठीक पहले पावन नगरी देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन का सौभाग्य प्राप्त होगा। 12 जुलाई को यहां एयरपोर्ट के उद्घाटन का भी सुअवसर मिलेगा। इससे श्रद्धालुओं के लिए बाबा धाम की यात्रा और आसान होगी, साथ ही झारखंड के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंगलवार को देवघर में आयोजित कार्यक्रम में कई सड़क, रेल और बुनियादी सुविधाओं के काम भी शुरू किए जाएंगे या उनका शिलान्यास किया जाएगा। और देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है। गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र का सबसे बुरा हाल है, जहां पर अब तक 83 लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो वहीं 6 जिलों में मौसम का रेड अलर्ट है। शहर शहर आफत बरस रही है, नदियां उफान पर हैं। अगले 72 घंटे लोगों पर भारी है, तो वहीं गुजरात में अब तक 63 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 1 जून से लेकर अब तक भारी बारिश के कारण 83 लोगों की मौत हुई है, जबकि 64 लोग घायल हुए हैं। इन दुर्घटनाओं में बाढ़, भूस्खलन, इमारत गिरने, घर गिरने, समुद्र में डूबने, पानी में डूबने, बिजली गिरने और शॉर्ट सर्किट की घटना शामिल है। इस भारी बारिश में अब तक 164 जानवरों की मौत हुई है। साथ ही अब तक 5,873 लोगों को बचाया जा चुका है, यानी उन्हें सुरक्षित जगह भेजा गया है। वलसाड समेत 5 जिलों में रेड अलर्ट कर दिया गया है, जबकि 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। महाराष्ट्र में भी कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तांसा नदी उफनती लहरें हर किसी को डरा रही हैं। भारी बारिश की वजह से पालघर में बहने वाली तामसा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया है। पालघर के जवाहर तालुका में के पहाड़ों के बीच से पानी तेजी से नीचे गिर रहा है। उफनती नदियों के साथ झरने भी डराने लगे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वैन गंगा नदी में उफान की वजह से कई गांव पानी में डूब गए। सड़कों पर सैलाब आया हुआ है। सड़क किनारे बनी इमारतें पानी में डूब गई हैं। ये इमारत पानी तरह तरह के आगोश में समा गई हैं। पानी इतना ज्यादा है कि लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और महाराष्ट्र के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया, जिनमें पालघर, नासिक, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर शामिल है। और जबकि ठाणे, सतारा, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, जालना, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। ठाणे, सतारा, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, जालना, चंद्रपुर, गढ़चिरौली पिछले 10 दिनों से महाराष्ट्र में बारिश मुसीबत बनी हुई है, और ऐसे में रेड अलर्ट वाले जिलों में लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है।
योगी सरकार में बिजली विभाग में काम करने वाले भ्रष्ट इंजीनियरों को सस्पेंड नहीं बल्कि इस बार बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्तगी के साथ साथ इनसे सरकार को हुए आर्थिक नुकसान के बदले वसूली करने का भी फैसला हुआ है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में गलत तरीके से टेम्परेरी कनेक्शन देकर बिजली विभाग को करोड़ों की शपथ लगाने वाले 3 इंजीनियरों को बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें से एक अधिशासी अभियंता, एक एसडीओ और एक जूनियर इंजीनियर शामिल है। इसके अलावा 14 इंजीनियरों को दंड देते हुए वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। सोमवार को पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन एम देवराज ने इसके आदेश जारी कर दिए। बर्खास्त किए गए इंजीनियरों में अधिशासी अभियंता प्रभात कुमार सिंह, तत्कालीन उपखंड अधिकारी चंद्रवीर और तत्कालीन जूनियर इंजीनियर विशाल शर्मा शामिल हैं। सेवा से बर्खास्त किए गए इंजीनियरों से वसूली भी की जाएगी। अधिशासी अभियंता प्रभात कुमार सिंह से 34,59,306 रुपए की वसूली के आदेश पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन ने दिए हैं। इसके अलावा एसडीओ चंद्रवीर से 26,98,909 रुपए और जेई विशाल शर्मा से 23,17,508 रुपए की वसूली की जाएगी। ये वसूली बिजली विभाग को ही राजस्व हानि के एवज में भी की जाएगी और इन इंजीनियरों ने बिल्डर को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डर और इंडस्ट्री को अनियमितता बरतते हुए टेम्परेरी कनेक्शन दिए गए थे, जिसकी जांच पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन ने करवाई थी और इस प्रकरण की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में आधिकारिक जानकारी जल्द ही शिवसेना के केंद्रीय कार्यालय से जारी की जाएगी। सूत्रों ने यह दावा ऐसे वक्त में किया है जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीते दिनों हुए राजनीतिक उठापटक ने बीजेपी और शिवसेना के बीच दूरियां बढ़ा दी हैं। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने के उद्धव के फैसले को कांग्रेस और एनसीपी के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष ने पूर्व आईएएस अधिकारी और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। बीते दिनों कुछ शिवसेना सांसदों ने भी कहा था कि पार्टी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना चाहिए। पिछले सप्ताह पार्टी सांसद राहुल शेवाले और राजेंद्र गावित ने ठाकरे को पत्र लिखकर मुर्मू को समर्थन देने का अनुरोध किया था। गौरतलब है कि शिवसेना राजग की सहयोगी होते हुए पूर्व में कांग्रेस नेता प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को समर्थन दे चुकी हैं। बीते महीने शिवसेना के 55 विधायकों में से 40 ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसके चलते 29 जून को उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। उधर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए द्वारा बुलाई गई बैठक में शिरकत करने एकनाथ शिंदे गुट से दीपक केसरकर दिल्ली जाएंगे। महाराष्ट्र से बीजेपी विधायक और मुंबई बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष आशीष शेलार भी बैठक में शामिल होंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के 3 सीनियर नेताओं ने सोमवार को इस्तीफा देते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आप उत्तराखंड संयोजक ज्योत सिंह बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र प्रसाद रतौरी, प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष कमलेश रमन और सोशल मीडिया सलाहकार कुलदीप चौधरी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पार्टी में इन सभी का स्वागत करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि इससे उत्तराखंड में आप और मजबूत होगी। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं ने पार्टी छोड़ने की वजह विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त के बावजूद पार्टी में लगातार बढ़ते अंतर्कलह को बताया और इन नेताओं के इस्तीफे की खबर के बाद उत्तराखंड विधानसभा में पूर्व प्रतिपक्ष नेता प्रीतम सिंह और खाटिमा विधायक भवन चंद्र कापड़ी समेत राज्य के नेताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के आवास पर बैठक की और पार्टी के प्रति अपनी चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। गौरतलब है कि प्रदेश प्रवक्ता रह चुके आरपी रतूड़ी और देहरादून महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष रही कमलेश रमन ने पार्टी को बाय बाय कहे आप में शामिल हो गए। कांग्रेस 2017 और 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में बड़े मार्जिन से हारी और जरूरत थी कि पार्टी को मजबूत करने की, लेकिन अब स्थिति बिखराव तक पहुंच गई। आरपी रतूड़ी और कमलेश रमन कांग्रेस में सच्चे सिपाही के तौर पर बहुत लंबे समय से थे। अब अचानक पार्टी से खफा होकर कांग्रेस को छोड़ने का निर्णय ले लिया। आरपी रतूड़ी ने पार्टी छोड़ने से पहले सोशल मीडिया पर दर्द बयान किया। उन्होंने लिखा, आज मन अत्यंत आहत है। मैंने अपने जीवन के 45 साल कांग्रेस पार्टी को दिए और अब कांग्रेस के हालात भविष्य में अच्छा संकेत नहीं है। पार्टी नेतृत्व की तरफ से लिए जा रहे फैसले अंतर्कलह का सबक है, अत्यंत ही दुखद है। कांग्रेस छोड़ने के पीछे रतूड़ी ने अंतर्कलह की बात
बात कहकर जता दिया कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खास बात यह है कि हाल ही में प्रीतम सिंह ने 2016 की बगावत को कांग्रेस के कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह बताया था और अप्रत्यक्ष तौर पर हरीश रावत की ओर इशारा किया था। 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते नाराज 9 नेता कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए थे। उसी समय से बड़े नेताओं की आपसी खींचतान के कारण पार्टी का छोटा कार्यकर्ता भी खुद को असहज महसूस कर रहा था। अब जब पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह की बात कह दी तो इशारा भी इन दो नेताओं की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। पीएम मोदी झारखंड में 16,800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में करी पूजा अर्चना। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश का तांडव। महाराष्ट्र में 83 और गुजरात में 63 की मौत। एमपी में भी बिगड़े हालात। और नोएडा में बिजली कनेक्शन देने में गड़बड़ी पर एक्शन में योगी सरकार। 3 इंजीनियरों को किया बर्खास्त। राष्ट्रपति चुनाव के लिए शिवसेना का बड़ा फैसला। इस उम्मीदवार को समर्थन देगी पार्टी। और गोवा के बाद उत्तराखंड में हलचल। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने छोड़ी पार्टी। हरक सिंह रावत के घर हुई बैठक। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। इनसेंसिटिव। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली की सड़कों को बेहतर बनाने की श्रृंखला में केजरीवाल सरकार तेजी से काम कर रही है। दिल्ली के लोगों को आवाजाही में किसी प्रकार की समस्या ना हो और उन्हें जाम से ना जूझना पड़े, इसके लिए समय समय पर जरूरत के अनुसार पीडब्ल्यूडी की ओर से सड़कों की मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है। इस दिशा में उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कालकाजी, ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर और कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र की 15 सड़कों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्यों के लिए 23.24 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सुदृढ़ीकरण के लिए चयनित इन सड़कों की कुल लंबाई 18.19 किलोमीटर है। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के तहत परियोजनाओं में तेजी लाने की श्रृंखला जारी रखते हुए सरकार ने दिल्ली की सड़कों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्यों पर तीव्र गति से काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि इन सड़कों का सुदृढ़ीकरण आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाएगा ताकि लंबे समय तक ये सड़कें मजबूत बनी रहें। साथ ही आवागमन को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सुदृढ़ीकरण के दौरान निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम क्रमबद्ध तरीके से पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आने वाली सड़कों को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछली बार इन सड़कों के सुदृढ़ीकरण कई वर्ष पहले हुआ था। इस दौरान सड़कों पर वाहनों का भार काफी बढ़ गया है, जिससे सड़कों की ऊपरी सतह पर दरारें आ गई हैं, जिससे कई जगहों पर वाहन की आवाजाही में परेशानी होती है। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए सरकार की ओर से इन चारों विधानसभा की सड़कों के सुधारने का काम शुरू किया जा रहा है ताकि आम लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। सड़कों को सुधारने के बाद रोजाना इनका इस्तेमाल करने वाले लाखों लोगों को फायदा होगा और यात्रा में लगने वाला समय और ईंधन दोनों की बचत होगी।
और वहीं राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए और पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है, तो वहीं सियासत भी जारी है। सोमवार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कन्हैया लाल हत्या मामले पर बात करते हुए बीजेपी के नेताओं का अभियुक्त के साथ संबंध होने पर आरोपी पर कहा कि पार्टी का अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। दरअसल गिरफ्तार आरोपियों में एक शख्स की पहचान रियाज अटारी के नाम से हुई है। रियाज की गिरफ्तारी के बाद उसकी कुछ तस्वीरों को आधार बनाते हुए कांग्रेस नेताओं ने उसका बीजेपी से संबंध होने का दावा किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर ये तक सामने आई कि आरोपी रियाज के खिलाफ कार्रवाई से पहले बीजेपी नेताओं ने पुलिस थाने में फोन पर कहा था कि उनका कार्यकर्ता है, इसलिए उन्हें परेशान न किया जाए। वहीं अब सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पूरे हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त के बीजेपी के साथ किस स्तर पर संबंध है, ये सबको मालूम है। सीएम अशोक गहलोत ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि बीजेपी नेताओं को उन पर लगे आरोपों पर अपना जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने इतना जघन्य अपराध किया है वह किन लोगों की गोद में बैठा हुआ था और किन लोगों के साथ संबंध थे, यह बात जग जाहिर हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट को लेकर उदयपुर में 28 जून को कन्हैया लाल की उसकी दुकान में 2 लोगों ने निर्मम हत्या कर दी थी। आरोपी रियाज अख्तारी और गौस मोहम्मद को घटना के कुछ घंटों बाद पकड़ लिया गया था। इस मामले में अब तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस वक्त सभी 7 आरोपी राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की हिरासत में हैं। केंद्र सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच एक इलेक्ट्रिक राजमार्ग बनाने की योजना बना रही है। ये बात केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को हाइड्रोलिक ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही है। इलेक्ट्रिक राजमार्ग आमतौर पर ऐसी सड़क होती है जिस पर चलने वाले वाहनों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। यह बिजली सड़क के ऊपर लगे तारों से वाहन तक पहुंचाई जाती है। उन्होंने इस योजना का अधिक ब्यौरा न देते हुए कहा, आप ट्रॉली बस की तरह ट्रॉली ट्रक भी चला सकते हैं। ट्रॉली बस एक इलेक्ट्रिक बस होती है जो ओवरहेड तारों से होने वाली बिजली आपूर्ति से चलती है। गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने सभी जिलों को 4 लेन वाली सड़क से जोड़ने का फैसला लिया है। सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य की सुरंगों का भी निर्माण कर रही है। राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सभी सेवाओं को डिजिटल करने की जरूरत है। बता दें कि मुंबई एक्सप्रेसवे का काम 70% पूरा हो गया है, जिसमें अब केवल 30% का काम बाकी है। कार्यक्रम के दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक प्रोग्रेस को लेकर जानकारी शेयर करते हुए इसका जिक्र किया। फिलहाल बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा गुरुग्राम के राजीव चौक से शुरू होकर मेवात, जयपुर, कोटा, भोपाल, अहमदाबाद के रास्ते होते हुए मुंबई तक जाएगा। अनुमान है कि अगले साल 2023 तक इस एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाएगा और उसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इलाज के लिए एम्स में भर्ती हैं। उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। यही वजह है कि अब उन्हें एम्स के क्रिटिकल केयर यूनिट से कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी बेटी डॉक्टर मीसा भारती स्वास्थ्य को लेकर लगातार अपडेट दे रही हैं। इस बीच शरद यादव ने भी एम्स पहुंचकर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। सोमवार को शरद यादव ने मुलाकात की है। उन्होंने ट्वीट कर तस्वीर भी शेयर की, साथ स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी है। बताया है कि लालू यादव पहले से बेहतर है, वो रिकवर भी कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हमारे मित्र लालू प्रसाद यादव जी का कुशल क्षेम जानने एम्स पहुंचा। यह अत्यंत खुशी की बात है कि करोड़ों लोगों की दुआओं की बदौलत वह अब पहले से काफी बेहतर हैं और रिकवर कर रहे हैं। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 3 जुलाई को राबड़ी आवास में सीढ़ियों से गिर गए थे। इसके बाद उन्हें एक क्लिनिक में परिजन लेकर गए, जहां कंधे में माइनर फ्रैक्चर बताया गया था। इसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। इसके बाद तबीयत और ज्यादा खराब हुई तो पटना के बेली रोड स्थित एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ जब सुधार नहीं हुआ तो उन्हें दिल्ली एम्स लाया गया है, जहां वे भर्ती हैं। लालू प्रसाद यादव की किडनी 20% ही काम कर रही है। उन्हें डायलिसिस की जरूरत भी पड़ती है। पिछले दिनों भी लालू यादव की डायलिसिस की गई थी। इसके बाद से उन्हें राहत मिली है। दिल्ली में दर्ज केस में ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी पर पटियाला हाउस अदालत ने एएसजे देवेंद्र कुमार जंगला की कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से जमानत अर्जी खारिज होने के आदेश को जुबैर ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। साल 2018 में किए एक ट्वीट के चलते जुबैर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और
वैमनस्य फैलाने का आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसके खिलाफ FCRA एक्ट के सेक्शन 35 और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज कर लिया गया था। जुबैर की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर ने दलील देते हुए कहा, जिस ट्वीट के चलते जुबैर की गिरफ्तारी हुई है वो 2018 में किया गया था। ये 1983 में आई ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म किसी से ना कहना का सीन है। ये फिल्म सबने देखी है, इस पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट चाहे तो उस सीन के वीडियो को कोर्ट रूम में भी दिखाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जुबैर ने ट्वीट किया, वैसा बहुत सारे लोगों ने किया है। बीजेपी के बाद बीजेपी से पहले का हवाला देकर यहां तक कि एक अखबार में भी ये छपा, लेकिन कार्रवाई सिर्फ जुबैर के खिलाफ हुई। इससे पहले यूपी की लखीमपुर कोर्ट ने आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जुबैर को अब 25 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। तो वहीं कोर्ट अब जमानत याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगी। बता दें कि आपत्तिजनक ट्वीट मामले में जुबैर के खिलाफ सितंबर 2021 में एक केस दर्ज हुआ था। जुबैर को अब सीतापुर जेल में ही रहना होगा। मोहम्मद जुबैर को 27 जून को धार्मिक भावनाओं के आहत करने वाले एक ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि हिंदू शेर सेना के सीतापुर के जिलाध्यक्ष भगवान शरण द्वारा बीते 1 जून को धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर जुबैर के शिकायत दर्ज कराई गई थी। जुबैर ने बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद और आनंद स्वरूप को ट्वीट पर लिखा था। घृणा फैलाने वाले हिंदू शेर सेना के जिलाध्यक्ष भगवान शरण की तहरीर पर जुबैर के खिलाफ ये मुकदमा हुआ था। इसी के साथ हम यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हालांकि ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। पीएम मोदी झारखंड में 16,800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में करी पूजा अर्चना। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश का तांडव। महाराष्ट्र में 83 और गुजरात में 63 की मौत। एमपी में भी बिगड़े हालात। नोएडा में बिजली कनेक्शन देने में गड़बड़ी पर एक्शन में योगी सरकार। 3 इंजीनियरों को किया बर्खास्त। राष्ट्रपति चुनाव के लिए शिवसेना का बड़ा फैसला। इस उम्मीदवार को समर्थन देगी पार्टी। और गोवा के बाद उत्तराखंड में हलचल। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने छोड़ी पार्टी। हरक सिंह रावत के घर हुई बैठक। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ मिकी पावर प्लस TMT बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर बयानबाजियां तेज हो गई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या को किसी धर्म से जोड़कर देखना गलत है और ये पूरे देश के लिए ही मुसीबत है। उनके इस बयान को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक वर्ग की बढ़ती आबादी चिंता का विषय है। देश में बढ़ती जनसंख्या या यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बयान जारी करते हुए कहा था कि भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से भी ज्यादा होने वाली है। तो वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बेतहासा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं, मुल्क की मुसीबत है। इसे जाति धर्म से जोड़ना जायज नहीं है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रभावी प्रयास करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जनसंख्यांकी असंतुलन पैदा न होने पाए। दरअसल लखनऊ में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा की शुरुआत करते हुए योगी ने कहा, जब हम परिवार नियोजन जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसंख्यांकी असंतुलन की स्थिति भी पैदा न होने पाए।
उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि बीते 5 वर्षों से देश भर में जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक निश्चित पैमाने पर जनसंख्या समाज की उपलब्धि भी है, लेकिन यह उपलब्धि तभी है जब समाज स्वस्थ व आरोग्य की स्थिति को प्राप्त कर सके। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में सोमवार को यह जानकारी दी गई कि रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आबादी नवंबर 2022 के मध्य तक 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। अभी चीन सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और भारत अगले साल उसे पछाड़ देगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि साल 2023 तक भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रखंड के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा विश्व जनसंख्या संभावना 2022 नाम की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक जनसंख्या पर 15 नवंबर 2022 तक 8 अरब के आंकड़े पर पहुंच जाएगी। और अगली खबर की बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार की अगर बात की जाए तो बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। हालांकि तेज बारिश होने के बाद से पानी भर गया और निजी मौसम पूर्वानुमान फर्म स्काईमेंट वेदर ने बताया कि दिल्ली के उत्तरी हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में नोएडा और गाजियाबाद के कुछ हिस्सों और हरियाणा में फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी बारिश की संभावना जताई गई। ये सभी शहर दिल्ली की सीमा से लगते हैं। भारी बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों में पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसमें यातायात के बाधित होने की संभावना है। जाम की समस्या की संभावना को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने यात्रियों को बेवजह सड़कों पर न निकलने और योजना बनाकर सफर करने की सलाह दी है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि आईएमडी के मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ हल्के से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजनाएं बनाएं। इसी बीच दिल्ली में मंगलवार सुबह हुई बारिश के बाद हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार देखने को मिला है। बारिश के बाद वायु गुणवत्ता सूचांक AQI 115 दर्ज किया गया। आज बारिश और हवा के साथ इसमें और भी सुधार की उम्मीद है। दिल्ली के अलावा तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र में भी जमकर बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से देश के कुछ राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में भारी बारिश के बाद जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई, तो वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भारी बारिश के मद्देनजर प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 13,615 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,36,52,944 हो गई है। तो वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,31,43 पर पहुंच गई। सोमवार को सामने आए नए मामलों के मुकाबले आज के मामले कम हैं। बीते दिन 16,678 मामले दर्ज हुए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी उद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 20 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,25,474 हो गई। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,31,043 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.30% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 330 की बढ़ोतरी हुई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.50% है। गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। अगस्त संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख और 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 अक्टूबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले 1 करोड़ से अधिक हो गए थे। पिछले साल 4 मई को संक्रमितों की संख्या को 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 25 जनवरी को मामले 4 करोड़ के पार हो गए थे। और वहीं दिल्ली सरकार राज्य में अपने अंतर्गत आने वाली ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करते हुए पुनर्जीवित करने का काम कर रही है। इस दिशा में सोमवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए किए जा रहे कामों के प्रगति की समीक्षा की है। और स्मारकों की स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया कि उप मुख्यमंत्री जल्दी उनका दौरा करेंगे और ऐतिहासिक स्थलों पर चल रहे संरक्षण कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐतिहासिक इमारतें हमारी धरोहर हैं और हम इन्हें संरक्षित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय तक उपेक्षित रहने के कारण इन्हें काफी नुकसान हुआ है। इसे लेकर दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बेहद सावधानी के साथ प्रत्येक स्मारक और उससे जुड़े इतिहास के साथ छेड़छाड़ किए बिना जल्द से जल्द
उन्हें अपनी असल पहचान दी जाए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में ज्यादातर ऐतिहासिक इमारतें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ऐतिहासिक महत्व की बहुत सी ऐसी इमारतें भी हैं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती हैं। दिल्ली सरकार के अंतर्गत ऐसी कुल 71 इमारतें हैं जिनके पुनर्विकास का कार्य किया जा रहा है, ताकि इन इमारतों के इतिहास से भी परिचित हो सकें और ये स्थान पर्यटन के क्षेत्र के रूप में उभर सके। सरकार की ओर से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कश्मीरी गेट पर कारण यहाँ पर ऐतिहासिक महत्व के करने का काम कोकिया में पर्यटक आकर्षित होंगे। दिल्ली सरकार की ओर से कुदेसिया बाग में भी एक संग्रहालय की शुरुआत की जाएगी। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। नमस्कार।